हेलो 11th क्लास। कल हमने यानी कि पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की। देखो बेटा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और हम इंसान उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। हम सभी उन स्पीसीज के बारे में जानते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वो लगभग बोली जाती है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। बेसिकली बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्ड एकदम से क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डायवर्सिटी यानी कि नंबर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नंबर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोडायवर्सिटी बोल देते हैं। अब बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं और उनकी सिमिलरिटीज एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, तो उनको हम लोग एक ही कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। वो बोली जाती है स्पीसीज। क्या बोली जाती है? स्पीसीज। द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स ए स्पीसीज। मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। उन ऑर्गेनिजम्स में अगर एक दूसरे से ज्यादा सिमिलरिटीज मिल रही हैं तो उनको हम लोग एक ग्रुप में बांट देते हैं, जिसका नाम क्या होगा, स्पीसीज। तो अर्थ में या अर्थ हमारा जो प्लेनेट है उसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जो छोटे से लेकर बड़े यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स हम लोग बोल सकते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स। कौन है? इंसेक्ट। जो सबसे ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं वो स्पीसीज कौन सी है? इंसेक्ट स्पीसीज बोली जाती है। फिर नंबर ऑफ स्पीसीज नोन टू मैन, हम लोग पता है हमें कि 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, अब तक हम लोग जान चुके हैं यानी डिस्कवर हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको अभी जानना बाकी है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की बात यहाँ पर होगी। बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरियाज और क्या आते हैं बेटा, वायरसेस आ जाते हैं। तो वो सभी क्या बोली जाती है? बायोडायवर्सिटी। यानी कि वर्ल्ड के अंदर यानी कि हमारे प्लेनेट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ये बायोडायवर्सिटी बोली जाती है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक टर्म की थी, वो टर्म थी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब क्या था? वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कैरेक्टर्स, फीचर्स तैयार करते हैं और फिर उनको नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जाता है और अलग अलग क्लासेस में, ग्रुप में उनको बांट दिया जाता है। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की जो हिस्ट्री है यानी कि किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपने हाइपोथेसिस देकर ऑर्गेनिज्म को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ स्पीसीज में बांटा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थियोफरेस्टस। इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी में यानी कि हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट्स की। क्या करते हैं? बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी यानी कि बॉटनी के जो जनक हैं वो कौन है? थियोफरेस्टस। उन्होंने क्या बताया था, क्लासिफाई किया था, डिस्क्राइब किया था प्लांट्स की लगभग 4 ग्रुप्स को। यानी कि उन्होंने प्लांट स्पीसीज में उनको 4 ग्रुप में बांट दिया था। उन ग्रुप के नाम क्या है? ट्रीज, श्रब्स,
अंडरशब्स एंड हर्ब्स। बेटा जो झाड़ी होती है या फिर कुछ एक छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, उनको हम लोग उनके हाइट के बेसिस पर या फिर उनकी वेजिटेशन के बेसिस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट देते हैं। और वो बांटने का काम किन्होंने किया था, थियोफ्रेस्टस ने किया था, जो कि फादर ऑफ बॉटनी बोले जाते हैं। उन्होंने प्लांट्स को 4 मेजर ग्रुप में बांट दिया था, और वो कौन कौन से हैं, ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं, अंडरशर्ब्स हैं, और उसके साथ साथ हर्ब्स हैं। उनके बाद कैलोस लेनियस, जो कि क्या है, कैलोस लेनियस, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी प्रोवाइड किया था, और उनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी बोला जाता है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच है या फिर टैक्सोनॉमी है जो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनके जो जनक हैं वो कौन है, कैलोस लेनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी क्या किया था, प्रोवाइड किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को 2 नाम प्रोवाइड किए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होते हैं। एक जो फर्स्ट वन होता है उन्हें हम जेनेरिक नेम बोल देते हैं, जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वन जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट कंपोनेंट बोला जाता है, जो स्पीसीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैलोस लेनियस ने, जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने क्लासिफाई किया था और लगभग डिस्क्राइब किया था कितने स्पीसीज को, 700 प्लांट स्पीसीज को। कितने स्पीसीज को बेटा, 700 प्लांट स्पीसीज को। उसके साथ साथ उन्होंने किस बेसिस पर, उन्होंने प्लांट की 7000 स्पीसीज बताई थी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, इनको बताया था या फिर डिस्क्राइब किया था। उन्होंने उसके साथ साथ जो 700 प्लांट स्पीसीज हैं उनके बेसिस पर एक बुक लिखी और पब्लिश की, जिसका नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटरम। क्या नाम है, स्पीसीज प्लांटरम, जो कि कैलोस लेनियस ने लिखी थी 7000 प्लांट स्पीसीज के बारे में, और उन्होंने उसको क्लासिफाई किया था किसके बेसिस पर, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा के अंदर उन्होंने बताया था लगभग 4000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, 4000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने सिस्टमा नेचुरा बुक के अंदर क्या किया था, पब्लिश किया था। तो ये क्या है बेटा, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने अलग अलग तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, अपने अपने हाइपोथेसिस दी थी और अच्छे तरीके से प्लांट और एनिमल स्पीसीज को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्या किया था, बांटा था। उसके साथ साथ जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है वो बताती है कि भाई जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो एक बार जब उनको अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया तो वो स्टेटिक रहेंगी और क्या रहती है, बार बार में चेंज नहीं होती रहती। हालांकि बहुत सारी कुछ और मॉडिफिकेशंस टैक्सोनॉमी के अंदर आती रही, किसके रिगार्डिंग, एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं और किस तरीके से किया जाता है। क्या, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है। तो बेटा अभी हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी किस चीज की, टैक्सोनॉमी की, जिसमें बताया गया कि थियोफरेस्टस और कैलोस लेनियस ने अपने अपने हिसाब से किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटा और नंबर ऑफ स्पीसीज को डिस्क्राइब किया। अब हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं किसके बारे में, टैक्सोनॉमी की नीड क्या पड़ी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, और टैक्सोनॉमी के स्कोप्स क्या क्या है। मतलब टैक्सोनॉमी हमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चीज प्रोवाइड करती है और किस तरीके से वो यूजफुल रही है।
तो सबसे पहले जो भी हम लोग टेक्सोनोमी पढ़ते हैं तो उस टेक्सोनोमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट में क्या फॉलो किया जाता है, कुछ एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है। नाम से पता चला टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में अरेंजमेंट, टेक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब प्रिंसिपल्स, यानी कि हम लोग टेक्सोनोमी में ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक फॉलो करने पड़ते हैं हमें, कुछ एक स्पेसिफिक क्या प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स ये हो सकते हैं और इनके बारे में जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस क्या है, फॉसिल्स इवेंट्स क्या क्या है, उसके इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स क्या क्या है, उसके बिना हमें ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनोमी करने में क्या नहीं होगा, हेल्प नहीं मिलेगी या फिर हम लोग उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर में हम लोग किसकी बात करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं बेटा, किस चीज की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी। फिर दिखने में उसके आउटर अपीयरेंस कैसी है, उसकी फॉर्म क्या है, वो स्ट्रक्चरली बाहर से कैसा दिखाई देता है, उसके साथ साथ हमें उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसकी साइटोलॉजी किस तरीके की है। साइटोलॉजी का मतलब जिसमें हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बता देता है कि सेल का किस तरीके से न्यूक्लियर डेवलपमेंट है। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमी या उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब आपको पता है, जैसे कोई भी यंग वन किस तरीके से फिटस स्टेज पर क्या होता है, तैयार होता है, किस तरीके से बेबी फॉर्मेशन होती है, तो डेवलपमेंट किस तरीके से करता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेसेस भी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम एक्यूरेट क्या कर पाते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाते हैं, उनको क्लासिफाई कर पाते हैं। फिर बात आती है रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल रेमनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो डेड रिमेन्स हैं, जो हमें पाए गए हैं, वो जैसे फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जो होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैलेंटोलॉजी। क्या बोल देते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी से हमें उनके इवोल्यूशनरी इफेक्ट्स के बारे में पता चल जाता है। जब तक हमें इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को इंटरलेट करते हैं, क्या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके पार्टिकुलर इन्वायरमेंट से इंटर रिलेशनशिप रहेगा। तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसकी इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर्स हमें जब तक पता नहीं होंगे, उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं किसी पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब बेसिकली जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बेसिकली हमें टैक्सोनॉमी बताता है कि हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस हैबिटेट में रहना पसंद करता है, किस तरीके का उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना होगा और कैरेक्टराइज करना होता है। उसके बाद हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में और फिर हम उसको नाम प्रोवाइड करते हैं। तो फंक्शंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है और डिस्क्राइब करता है कंप्लीटली एज पॉसिबल एज द बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट्स। टैक्सोनॉमिक यूनिट कौन सी होती है, कोई भी एक छोटे लेवल पर जब काम होता है तो यूनिट बोली जाती है। जैसे क्लासिफिकेशन यूनिट है या टैक्सोनॉमिक यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पीसीज। क्या बोल देते हैं, स्पीसीज। तो स्पीसीज को जितना एक्यूरेट रिकॉग्नाइज करता है टैक्सोनॉमी
जो साइंस होती है उसमें साइंटिस्ट क्या करता है या टेक्सोनोमिस्ट क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज को जो कि एक बेसिक टेक्सोनोमिक यूनिट होती है उसको डिस्क्राइब करता है, रिकॉग्नाइज करता है, जितना भी अच्छे तरीके से हो सके उसको उतना साइंटिफिकली क्या करता है, डिफाइन करता है। उसके साथ साथ इट डिराइव्स ए वे ऑफ ग्रुपिंग दीज यूनिट्स इन द बेसिस ऑफ देयर रिजेम्बलेंस एंड रिलेशनशिप्स। और फिर कोई पार्टिकुलर जो यूनिट्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो स्पीसीज होती है, उनके अंदर जो रिजेम्बलेंस सिमिलरिटीज होती है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या कर देता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर डाल देता है उनके रिजेम्बलेंस के बेसिस पर और उन दोनों की रिलेशनशिप्स के बेसिस पर। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं टैक्सोनॉमी के। आपको पता चल गया होगा कि नीड्स और स्कोप्स क्या क्या है टैक्सोनॉमी के। और भी बता सकते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी में किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसके साथ साथ कोई डिजीज कोजिंग पैथोजन है उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया जाता है। टैक्सोनॉमी हमें प्रोवाइड करता है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा एक्यूरेट और साइंटिफिक टर्म प्रोवाइड करने के लिए। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो आज हम लोग क्या करें, एक तो बायोडायवर्सिटी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोगों ने टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ी है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा है नीड एंड स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी। आज के लिए इस वीडियो सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, टैक्सोनॉमी और बायोडायवर्सिटी। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 4th। दिस इज द पार्ट 3rd। ओके, थैंक यू एंड कीप पोस्ट करा।